हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी का ऑल चैप्टर का मैराथन ऑब्जेक्टिव क्लास, वो ऑनलाइनर और एनसीईआरटी। तो सबसे पहले देखिए, बायोलॉजी जो 10th क्लास है जैव प्रक्रम है, और जैव प्रक्रम का हम ऑनलाइनर देखेंगे। और इसके बाद अगला चैप्टर जो हम लोग का आएगा, ठीक ना, अगला चैप्टर आएगा हम लोग को नियंत्रण और समन्वय, जो मस्तिष्क से संबंधित है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे और इसी सेशन इसी एपिसोड में देखेंगे। उसके बाद हम लोग को आएगा जीवों में जनन, लैंगिक अलैंगिक, उसका ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे। तब हम लोग का आएगा अनुवांशिकता, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन देखेंगे। लगभग में 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और एनसीईआरटी हम लोग का है। तो यहाँ से आप लोग की एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। चलिए इस सेशन को चालू करते हैं, आप लोग को समझाते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए चालू करते हैं और आप लोग को पढ़ाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग का है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जीव जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको हम लोग पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन के नाम से उसको जानते हैं। हरे पौधे किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं? हरे पौधे जो होते हैं ना, जो पोषण प्राप्त करते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, खुद से अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं अपना भोजन क्या करते हैं? तैयार करते हैं। उसे हम कहते हैं स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑलोट्रोप्स बोलते हैं। और उसके अंदर पौधों के पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। और इनके अंदर होती है मैग्नीशियम धातु होती है। कौन सी धातु होती है बाबू? मैग्नीशियम धातु होती है। और यह प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जो पौधा के जो लीफ होता है उसके अंदर छोटा छोटा छिद्र होता है, उसे एस्टोमाटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, चाहे गैसों का विसरण भी करते हैं पौधे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण, इसमें कच्चे पदार्थ जो होते हैं, यानी कि कच्चे पदार्थ के रूप में वो लोग कहने की ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में हम लोग के पेड़ पौधा है क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो CO2 लेते हैं और जल लेते हैं। कितना लेते हैं? तो CO2 का 6 अणु। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के कितना अणु? 6 अणु, प्लस में जल का ना 12 अणु। जल का कितने अणु? 12 अणु की जरूरत होती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और आपका जल का 12 अणु की आवश्यकता होती है। और दोनों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यह हम लोग को यहाँ पे ऊर्जा ग्लूकोज प्लस में ATP, और यहाँ से जल के अणु 12 अणु हम लोग को चाहिए प्रकाश संश्लेषण में, प्लस में 6 अणु, ठीक है ना, 6 अणु। उत्पाद के रूप में हम लोग को जल का 6 अणु प्राप्त होता है। उत्पाद के रूप में 6 अणु प्राप्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग को CO2 एंड जल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो सूर्य के प्रकाश से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा जो है यह सनलाइट से मिलती है। कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल जो होती है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के काम करती है। इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होती है। C6H12 क्या होती है? O6 होती है। C6H12 क्या होती है? O6 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज पौधों में किस रूप में संग्रहित होती है। जो पौधा में ना स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज जो होता है पौधों में संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में। जो ग्लूकोज होता है वो पौधों में स्टोर होता है, संग्रहित होता है स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन मानव में अगर बात करें कि हम लोग के अंदर, मानव के अंदर ग्लूकोज का संग्रह जो होता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है ना, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है। और जब हम लोग को भूख लगता है तो यही ग्लाइकोजन का होता है, टूटता है तो वहाँ से ATP हम लोग को क्या होती है? प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं तो उनमें स्टार्च टूटता है और स्टार्च टूटने के बाद उनको ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H10O5 होती है। इसका होलेन कर दीजिए, होलेन। यह स्टार्च का फॉर्मूला है। क्या है? स्टार्च का सूत्र होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखिए, मुख से ही पाचन चालू हो जाता है। सबसे पहले ना स्टार्च का पाचन होता है। सबसे पहले किसका पाचन होता है? स्टार्च का। कौन इसको पचाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है ना स्टार्च को क्या करती है? पाचन करती है। तो मानवों में भोजन का पाचन चालू होता है, मुख से चालू होता है, और स्टार्च का पाचन सबसे पहले होता है। और इसको पचाने का काम कौन करता है? टाइलिन एंजाइम। स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन एंजाइम।
नेक्स्ट आपको बता दें कि जो हम लोग के पाचन सिस्टम है सर, हम लोग के पाचन सिस्टम है, यानी कि भोजन का जो पूर्ण रूप से अगर कहेगा कि पाचन कहाँ पे होता है, अगर पूर्ण रूप से पाचन बात करें तो छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है छोटी आंत में होता है, ठीक ना। छोटी आंत में पूर्ण रूप से क्या होती है? पाचन होती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एमाइलेज। लार में कौन सा होता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज किसको पचाने में सहायक होता है? यह कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। एमाइलेज जो है ना, यह कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। जबकि लार में पाया जाने वाला टाइलिन किसको पचाता है? टाइलिन अभी बात की है, टाइलिन जो होता है ना स्टार्च को पचाता है, टाइलिन स्टार्च को। जबकि एमाइलेज पचाता है कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन होती है छोटी आंत में। कहाँ होती है? छोटी आंत में। बस लार में जो एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से लसलासा लपेटने के काम करता है, चाहे कार्बोहाइड्रेट के अंदर के जीवाणुओं को समाप्त करने के काम करता है। अमाशय, हम लोग के जो अमाशय है, स्टमक है, स्टमक में कौन सा अम्ल पाई जाती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाई जाती है। हम लोग का जो स्टमक होता है ये हम लोग को ना जे आकार का थैलीनुमा रचना होती है। जे आकार की क्या होती है? थैलीनुमा रचना होती है। इसमें ऐसे रेसे जैसे रसांकुर भी पाए जाते हैं, रसांकुर भी पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं हम लोग के अमाशय में पाया जाता है, HCl पाया जाता है अमाशय के अंदर। और जब अमाशय में जो स्टमक है सर, स्टमक में जब HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग को ना एसिडिटी हो जाता है। और HCl की मात्रा को, अम्ल की मात्रा को अमाशय में कम करने के लिए हम लोग क्षार का प्रयोग करते हैं। और कौन सा क्षार को? एंटासिड क्षार का प्रयोग करते हैं। एंटासिड क्षार का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो अमाशय में हम लोग देख लिए HCl होता है। कभी भी हम लोग को देखिए अमाशय में, जैसे हम लोग कोई चीज़ को जूस पी लेते हैं, जूस पीने से अच्छा है कि आप वो फल को खा लीजिए। फल खाइएगा तो यहाँ अमाशय, जैसे अमाशय में यहाँ जठर ग्रंथि जो होती है, इसमें जठर ग्रंथि होता है इसके अंदर, वही जठर रस भी कहते हैं किसको? HCl को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को देखिए जठर रस के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे इसी के अंदर स्रावित होता है और भोजन के अंदर जो भी मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको समाप्त करेगा, प्लस में भोजन को लसलासा बनाने का काम करेगा और पतला बनाने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला है कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? प्रोटीन का पाचन ना पेप्सिन करती है। और पेप्सिन ना प्रोटीन का क्या करती है? पाचन करती है पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन अमाशय के अंदर कौन करता है? पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में क्या होती है? सहायक होती है, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के भोजन का देखिए, भोजन का क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12, भोजन का पूर्ण पाचन का अभी बताया आप लोगों के कि भोजन का जो अगर पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है। क्या होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में जो होता है हम लोग का भोजन जो होता है ना, इस तरह से रसांकुर के रूप में जाता है, ठीक ना। उसे रसांकुर विली कहते हैं। छोटी आंत में जहाँ भोजन हम लोग पहुँचता है उसे उसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। छोटी आंत में जो भोजन जाता है उसे क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और छोटी आंत के जो आकार होती है वो अंगुलीनुमा रसांकुर बिली जैसा होता है। छोटी आंत का अगर आकार पूछेगा तो रसांकुर बिली जैसा होता है। अब भोजन उसमें जाता है काइम के रूप में। काइम के मतलब होता है पतला, एकदम पतला सा जाएगा, क्योंकि अमाशय जो है भोजन को एकदम पतला लसलासा बना करके छोटी आंत में भेजता है और छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत का भाग देखे तो कौन कौन सा भाग होता है? तो पहले डुडेनम है, फिर उसके बाद हो गया जुजेनम है, इलियम है, ठीक ना। डुडेनम, जुजेनम, इलियम, ये छोटी आंत का भाग होते हैं, ठीक ना। छोटी आंत में भाग होते हैं डुडेनम, जुजेनम, इलियम। नेक्स्ट आगे है पचे हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में। देखिए छोटी आंत में ही भोजन का अवशोषण होगा कि कौन उसमें अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थों को उसमें बड़ी आंत की ओर मतलब बाहर करेगा, जो ओकरा में से विटामिन होगा, वसा होगा, वहाँ से मतलब उसको क्या करेगा? अवशोषण करने के बाद वो मांसपेशियों में भेजेगा, ब्लड के साथ उसे मिक्सअप करेगा, ब्लड के साथ मिक्सअप करेगा, उसे ऊर्जा का निर्माण होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत के भीतरी सतह पर उंगली जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? बिली। अभी बताएं कि जो छोटी आंत होती है उनके जो भीतरी सतह है ना, यानी कि भीतरी सतह होती है इस तरह से अंगुलीनुमा रचना होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिली कहते हैं। ये बहुत भी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा है कि छोटी आंत के भीतरी सतह पर जो उंगलीनुमा रचना होती है उसे क्या कहते हैं? बिली कहते हैं। और बिली को हिंदी में क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं, रसांकुर, ठीक ना। क्या कहते हैं बाबू? रसांकुर कहते हैं, रसांकुर कहते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ठीक ना। थोड़ी देखिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। देखिए बिना मेहनत के ना मतलब कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। आज वो समय है, आप लोग दिन रात एकदम मेहनत करके पढ़िए एकदम, और रिजल्ट भी देखिए देखने को अच्छा ही मिलेगा। देखिए मेहनत का परिणाम कभी खराब नहीं जाता है। यदि मेहनत करिएगा तो बढ़िया रिजल्ट ही आएगा। चलिए हमारे क्लास के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त करना। देखिए जब श्वसन होता है तो ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज C6H12O6, इसका ना अपघटन होता है। और पर्याप्त मात्रा में श्वसन में ऑक्सीजन मिलेगा तो इसका पर्याप्त मात्रा में अपघटन होगा, ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में पाचन होगा, टूट जाएगा और यहाँ से ATP प्राप्त होगी। कितना? एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 38 ATP प्राप्त होती है। कितना प्राप्त होता है? 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन किससे होता है? तो ऑक्सीजन से। हो गया ना। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या भी बताया कि श्वसन में जो ग्लूकोज अगर टूटता है तो किससे टूटता है? तो ऑक्सीजन के मदद से टूटता है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो ग्लूकोज हम लोग को पर्याप्त मात्रा में टूटेगा और यानी कि 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना रहे तो क्या होगा? ग्लूकोज बताइए, ग्लूकोज है मेरा और पर्याप्त मात्रा में हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, ऑक्सीजन हमको नहीं मिल पा रहा है, तो अब वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में श्वसन के दौरान ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज हमको क्या में बदलेगा? लैक्टिक एसिड। और जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा तो ग्लूकोज को पूर्ण अपघटित करने के बाद 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए कोशिकीय श्वसन जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ बॉडी कहते हैं। इसके खोज के किए थे? खोज किए थे सर सी बेंडा जो है खोज किए थे सी बेंडा। और नामकरण के किए थे? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किए थे अल्टमैन इसका नामकरण किए थे। अल्टमैन नामकरण किए थे, खोज किए थे सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा सा और बता दे तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो ऊपरी सतह होती है चिकना होती है, स्मूथ होता है एकदम। ऊपरी सतह चिकना होती है, नीचे वाला सतह जो होता है इसका उंगलीनुमा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की निचली सतह कैसा होती है? उंगलीनुमा होती है। पावर ऑफ हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है? जो अवायवीय श्वसन होता है ना, जो अवायवीय श्वसन जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, अभी बताया ऑक्सीजन जब ना रहेगा तो कम ऊर्जा मिलेगा, प्लस में लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा प्लस में CO2 की मात्रा बनती है, तो वहाँ ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होती है और मांसपेशियों में थकान दर्द जैसा उत्पन्न होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मानव में श्वसन कहाँ पे होता है? तो फेफड़ा के अंदर होती है। देखिए हम लोग के जो फेफड़ा है सर, उनमें जो मतलब लाखों की संख्या में एल्वियोली होता है, जिसे एल्वियोली कहते हैं, ठीक ना। एल्वियोली को हम लोग कहते हैं, ठीक ना, को वायुकोष कहते हैं। वायुकोष, ये वायुकोष हम लोग वायुकोष जो होते हैं ना, जब कोई सिगरेट उगरेट पीता है तो इसमें टोर, इनमें धुआं जमा हो जाता है एल्वियोल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टोर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोर कहते हैं। अब बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने से यह एल्वियोली ना धीरे धीरे समाप्त होना चालू हो जाएगा तो कैंसर होना चालू हो जाता है। यह लाखों की संख्या में होती है एल्वियोली। कोई सोचता है कि हम 5 दिन से सिगरेट पी रहे हैं तो हमारा एल्वियोली खराब नहीं हो रहा है। 10 साल 15 साल के अंदर में एल्वियोली में सारे में टोर जमा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे खराब हो जाएगी, ठीक है ना। लाखों की संख्या में तो मतलब 5,000 अगर खराब भी हो गया तो उसे काम चलता रहता है आप लोगों का, लेकिन ऐसा गलत ना ही करें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि श्वसन, देखिए श्वसन में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एल्वियोली में। अभी बताया ना यहाँ पे बातें कि अभी एल्वियोली में क्या होता है? यह वायुकोष होता है, यहीं पे ना गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसे हम लोग का एल्वियोली होता है, ऐसे इसमें राउंड है भाई साहब। यह हम लोग को ना यहाँ क्या करता है कि हम लोग का एल्वियोली जो होता है, यह हम लोग को CO2 युक्त जो गैस होगा अंदर की ओर खींचेगा और खींच के फेफड़ा के माध्यम से बाहर निकालेगा। और जबकि इनमें से ऑक्सीजन जो आता है हम लोग को फेफड़ा से, तो उसमें ब्लड को ऑक्सीजन को क्या करेगा? ब्लड में मिक्सअप करेगा, और ब्लड में मिक्सअप करने के बाद उसे भेज देगा, अंदर की ओर भेज देता है, ठीक है ना। देखिए फिर से सुनिए, हम लोग का जो एल्वियोली होता है इस तरह से, उसमें हम लोग का 2 कोष होती है, ठीक ना। वायुकोष रहता है, इस तरह से लेयर रहेगा। यह पहले जो हम लोग के मानव बॉडी के अंदर से CO2 और प्लस ब्लड को क्या करेगा? वो अंदर की ओर खींच करके ये फेफड़ा के माध्यम से बाहर निकालेगा, आउट करेगा। क्या करेगा? बाहर निकालेगा। अपने अंदर जो ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन को हम लोग को ब्लड के साथ में क्या करेगा? मिक्सअप करेगा और फिर हम लोग को हार्ट की ओर, हृदय की ओर उसको भेज देगा। हृदय की ओर भेज देगा उसको, हृदय में जाएगा, वहाँ हृदय की ओर, वहाँ पे धमनी जो है चारों तरफ उसे पहुंचाने का काम करेगी। फिर सीरा जो है अशुद्ध रक्त को फिर इस एल्वियोली के अंदर लेके आएगा, तब यहाँ पे गैसों का क्या होगा? विनिमय होगा। क्या होगा? विनिमय होगा। तो हम लोग के श्वसन में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ होता है? एल्वियोली में होता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन जो हम लोग के ब्लड में है, ठीक ना, रक्त में जो ऑक्सीजन, ठीक ना, ब्लड जो होता है, ब्लड ब्लड हम लोग को एक बार में कितना ऑक्सीजन को लेके जाता है? तो ऑक्सीजन के 4 अणु को लेके जाता है। ब्लड एक बार में ऑक्सीजन के कितना अणु का परिवहन करता है? तो 4 अणुओं का परिवहन करता है। एक बार में ऑक्सीजन के ना 4 अणुओं का परिवहन करता है ब्लड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। जो हम लोग का मानव हृदय होते हैं उसमें चेंबर जो होते हैं सर 4 चेंबर होता है, ठीक ना, 4 चेंबर होता है। ऊपर के 2 चेंबर होते हैं अलिंद होते हैं, नीचे के 2 चेंबर होता है निलय होते हैं। क्या होता है? निलय होता है, ठीक ना। और बाकी इसमें एक होगा महाधमनी होगा, एक महाशिरा होता है, एक पल्मोनरी धमनी होगा, एक पल्मोनरी शिरा होता है। टोटल 4 चेंबर होता है। हम लोग का हृदय दोहरी परिसंचरण का काम करता है, क्योंकि हम लोग के हृदय में दो बार ब्लड अंदर जाता है, 2 बार बाहर निकलता है, इसलिए हृदय को दोहरी परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। मानव हृदय को दोहरी परिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 बार ब्लड अंदर आता है, 2 बार ब्लड बाहर निकलता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त के जो तरल भाग होती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जब देखिए बुखार लगती है, फीवर होता है, जब फीवर होता है सर तो हम लोग को प्लाज्मा ही चेक किया जाता है। प्लाज्मा ही चेक किया जाता है कि प्लाज्मा में किस प्रकार का गड़बड़ी है, ठीक ना, किस प्रकार का डेंगू वाला बुखार है कि भाई साहब मलेरिया किस प्रकार के बुखार है, प्लाज्मा को ही चेक किया जाता है, ठीक ना। कभी देखिए बुखार लगता है तो तुरंत दवा नहीं लेना चाहिए, तुरंत दवा नहीं लेना चाहिए। ज़्यादातर तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जैसे जूस उसका का सेवन कर सकते हैं बुखार लगा है तो, ताकि आपको अपने टाइम दीजिए, इम्यूनो सिस्टम को लड़ने के लिए टाइम दीजिए, उसके बाद जाके दवा लीजिए। नेक्स्ट अगला है कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ को निकलने की प्रक्रिया कहलाती है उत्सर्जन। हम लोग के अंदर देखिए जब हम लोग का भोजन का पाचन होता है तब बहुत प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, और उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र का क्या हुआ है? विकास हुआ है। उत्सर्जन तंत्र का क्या हुआ है? उत्सर्जन तंत्र का विकास हुआ है। जब उत्सर्जन तंत्र का विकास हुआ है तो उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन अंग का बात करें तो त्वचा हो गया, त्वचा हम लोग का उत्सर्जन अंग है, ठीक है ना, त्वचा, ठीक है ना, त्वचा हम लोग को क्या है सर? उत्सर्जन अंग है, त्वचा हो गया। इसके अलावा त्वचा हो जाएगा, पहला त्वचा हो जाएगा, दूसरा हम लोग क्या हो जाएगा सर? उत्सर्जन अंग में, ठीक ना, नसिका छिद्र हो जाएगा, नसिका छिद्र हो जाएगा। फिर उसके बाद उत्सर्जन अंग हम लोग को लीवर है, ब्रिक भी उत्सर्जन अंग का काम करता है, ब्रिक हो जाएगा सर, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा हम लोग को बड़ी आंत, ठीक ना, बड़ी आंत उत्सर्जन के काम करते हैं। गुदाद्वार हम लोग का उत्सर्जन का काम करता है। नेफ्रॉन, ठीक ना, ब्रिक की बात करें, नेफ्रॉन भी उत्सर्जन अंग का काम करता है। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि मानवों का उत्सर्जन अंग कौन सा होती है? मानवों का हम लोग को उत्सर्जन सबसे बड़ी उत्सर्जन अंग जो है किडनी है, ब्रिक है, ब्रिक जो है ना सबसे बड़ी उत्सर्जन अंग है। यहाँ से भाई साहब यूरिन निर्माण होगा, और यह यूरिन जो होगा यूरेटर में जाके जमा होता है, जिसे गल ब्लाडर कहते हैं, और गल ब्लाडर के माध्यम से फिर बाहर पेनिस के माध्यम से बाहर निकल जाती है। मूत्र निर्माण कहाँ पे होता है? नेफ्रॉन। मूत्र निर्माण कहाँ होता है? तो नेफ्रॉन के अंदर होती है, ठीक है ना। नेफ्रॉन को अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन के अध्ययन को क्या कहते हैं बाबू? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रॉन के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं। मूत्र निर्माण जो होता है नेफ्रॉन में होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होती है रंध्र के माध्यम से होती है। अभी बताए थे कि जो पौधों की पत्ती होती है उसमें छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों में क्या होता है? उसी छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इसी रंध्र के माध्यम से गैसों का विनिमय करता है, प्रकाश संश्लेषण करने के काम करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग के कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम। जाइलम को हम लोग दारू ऊतक भी कहते हैं। जाइलम को कौन सा ऊतक कहते हैं? दारू ऊतक। दारू ऊतक के नाम से जानते हैं, और यह गैसों को विनिमय करने का काम करता है। तो पौधों में जल का जो पौधों में जल का परिवहन करने का काम करता है। जाइलम जो है पौधों में जल का परिवहन करने के काम करता है, इसे दारू ऊतक के नाम से जानते हैं। और जाइलम जो होता है हम लोग को एक दिशीय होता है, केवल एक दिशा में, यानी कि नीचे से जड़ की ओर से जल लेकर के टहनी के ऊपर लेकर जाता है, शाखाओं में लेकर जाता है। तो जाइलम सिर्फ एक दिशा में काम करता है। जाइलम सिर्फ एक दिशा में काम करता है। एक बात और बता दें, जाइलम एक प्रकार का जटिल ऊतक भी होता है। क्या होता है? जटिल ऊतक भी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम के माध्यम से होती है। फ्लोएम को पोषवाहक ऊतक कहते हैं। पोषवाहक कहते हैं। यह दोनों दिशा में काम करता है, ऊपर नीचे सब दिशा में पौधों में भोजन को परिवहन कराने के काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम भी हम लोग का जटिल ऊतक होती है। क्या होती है? जटिल ऊतक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है? पौधों में जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जो पौधा होती है उसमें जल, ठीक ना, पौधों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों में
पौधों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन में वाष्पोत्सर्जन जो होती है मुख्य रूप से पत्तियों से होती है। कह रहे कि वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ से होता है? तो पत्तियों से होती है। कहाँ से होती है? पत्तियों से होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हम लोग का कि रक्त में प्लेटलेट्स का क्या काम है सर? रक्त जो होता है उसमें प्लेटलेट न रक्त को थाका बनाने में सहायक होते हैं। और इसमें कौन से धातु पाए जाते हैं? तो कैल्शियम आयन पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम आयन प्लस में फाइब्रिनोजन। ठीक है ना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। फाइब्रिनोजन, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है प्लस में कैल्शियम आयन पाई जाती है। यही ब्लड को थक्का बनाने में क्या करते हैं? सहायक करते हैं। प्लस में विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन के। विटामिन के जो होते हैं ये रक्त थाका बनने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ए में ठीक ना, कैल्शियम आयन के लवण होते हैं प्लस में फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। विटामिन के जो होते हैं रक्त को जमने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाए जाते हैं? ये बाएं नीलाय के अंदर जो हृदय होता है हम लोग के हर्ट होता है, 4 चैम्बर होती है, उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त कह रहा है कि कहाँ पाया जा रहा है? तो बाएं नीलाय के अंदर पाया जाता है। ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है इसमें बाएं नीलाय के अंदर के मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, मानव हृदय में दोहरी परिसंचरण क्या होती है? इसमें हृदय में ना 2 बार रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है, 2 बार बाहर निकलती है, यानी कि 2 बार हृदय इस मानव हृदय के अंदर से ना 2 बार रक्त को बाहर निकलना और प्रवेश होता है, इसलिए इसे बोलते हैं दोहरी परिसंचरण तंत्र के नाम से जानते हैं। अभी पीछे ही बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जल से प्राप्त होता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होती है सर, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? तो जल से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन होती है हम लोग को जल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मानव में पीत रस कहाँ बनता है? तो यकृत में। यकृत लीवर, ठीक है ना, लीवर के अंतर्गत जो होती है मानव में क्या होता है? पीत रस बनता है। यह सबसे बड़ी हम लोग को मतलब ग्रंथि है, ठीक ना, उत्सर्जन ग्रंथि के नाम से इसको जानते हैं। ठीक ना, मानव का सबसे बड़ी मतलब ग्रंथि जो है लीवर ही होती है। और लीवर को हम लोग यकृत को रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, क्योंकि कुछ भी खाद्य पदार्थ रासायनिक चीज़ें खाते हैं तो दवा ववा खाते हैं तो यकृत में जाके स्टोर होता है, तो इसलिए यकृत को रासायनिक प्रयोगशाला भी बोलते हैं। और यकृत जो है ना पीत रस का भी स्त्राव करता है, पीत रस का भी स्त्राव करता है। और इसका इकट्ठा होता है, यह इकट्ठा कहाँ पे होता है? पीत रस इकट्ठा होता है पित्ताशय, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पीत रस इकट्ठा होता है पित्ताशय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पीत रस का क्या काम होता है? तो वासा का इमल्सीकरण करना, यानी कि वासा को पाचित करने का काम करता है। वासा को इमल्सीकरण करने का, पाचित करने का काम करता है पीत रस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? मेंडुला ऑब्लिगेटा, हम लोग जो श्वास लेते हैं, श्वास लेने की प्रक्रिया जो होती है उसको नियंत्रण करने के काम कौन करता है? तो मेंडुला ऑब्लिगेटा। जो मानव मस्तिष्क का भाग है, यह मेंडुला ऑब्लिगेटा जो होता है मानव मस्तिष्क का भाग होता है, वह श्वसन दर को, जो श्वसन दर होता है उसे नियंत्रित करने का काम करता है। श्वसन दर को क्या करता है? नियंत्रण करने का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होती है? तो विसरण के प्रक्रिया द्वारा। पौधों में बताइए उत्सर्जन जो होता है विसरण द्वारा होती है। इसमें जड़, ताना, पत्ती सब उत्सर्जन करते हैं। जड़ है, ताना है, पत्ती है, ये सारे के सारे जो है उत्सर्जन के काम करते हैं, विसरण के काम करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रंध्र जो होते हैं, रंध्रों का खुलना बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्षक कोशिका के द्वारा। जो रंध्र होते हैं ना उनका खुलना बंद होना जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो रक्षक कोशिका के द्वारा नियंत्रित होता है। अवायवीय श्वसन में ईस्ट द्वारा क्या बनते हैं? एल्कोहल बनता है प्लस में CO2। अवायवीय श्वसन बोले तो जहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है, अवायवीय श्वसन है, तो उनमें क्या बनेगा? एल्कोहल का निर्माण होगा प्लस में CO2। कौन सा एल्कोहल बनता है? तो इथाइल एल्कोहल, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल प्लस में CO2 का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ईस्ट के द्वारा जो बनाया जाता है इथाइल एल्कोहल प्लस में CO2 बनता है। इथाइल एल्कोहल प्लस में क्या बनता है? CO2 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 42 है, भोजन का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? आमाशय में। हम लोग के भोजन देखिए आमाशय में लगभग 4 से 4.5 घंटा तक रुकता है। आमाशय में हम लोग का भोजन कितना रुकता है? 4 से 4.5 घंटा तक रुकता है। और जब भोजन पतला लसलासा बन जाता है तब इसको छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में क्या होता है? प्रवेश करता है। इसलिए भोजन को अस्थायी संग्रह कहते हैं। भोजन को क्या कहते हैं? अस्थायी संग्रह कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि
जो पाचन एंजाइम है किस प्रकार के होती है, पाचन एंजाइम किस प्रकार के होते हैं, तो प्रोटीन के पाचन के लिए हम लोग पाचन एंजाइम सहायक होते हैं। और प्रोटीन को पाचन करता है कौन से सर, ठीक ना, ट्रिप्सिन भी करता है प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन करता है, ठीक ना, ट्रिप्सिन करता है, ठीक ना, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का रक्त में CO2 का वहन किस रूप में होती है, तो बाइकार्बोनेट। जो रक्त होता है, जो हम लोग के जो ब्लड है सर, ब्लड के अंतर्गत में जो हम लोग को CO2 का परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होती है। किस फॉर्मेट में होता है, बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में होती है, बाइकार्बोनेट के फॉर्मेट में होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि पौधों में श्वसन किस समय होता है, तो दिन और रात दोनों में होती है। कुछ पौधे जो होती है केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन कुछ पौधे दिन रात दोनों श्वसन प्रक्रिया को करते रहते हैं। तो मानव में श्वसन दर सामान्यतः होता है 1 मिनट में 15 से 18, यानी कि हम लोग जो श्वसन दर होता है सर, श्वसन दर है या दर क्या बात कर रहे हैं, हम लोग श्वास लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 72 बार 1 मिनट में, लेकिन यह श्वसन दर जो होता है प्रति 15 से 18 मिनट प्रति मिनट होती है। श्वसन का रेट जो होता है, ठीक ना, ये तो पल्स रेट होता है 72 सर, सॉरी सर, पल्स रेट होता है 72। श्वसन तो हम लोग 15 से 18, यानी कि प्रति मिनट 15 से 18 बार, हम लोग 15 से 18 बार श्वसन प्रति मिनट करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 44 है कि फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली का कहलाती है फिल्यूरा। जो हम लोग का एल्वियोली होता है, जैसे इस तरह एल्वियोली है तो बाहर से में झिल्ली लगी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिल्यूरा कहते हैं, फिल्यूरा बोलते हैं। फेफड़ों को ढकने वाली जो झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, फिल्यूरा कहते हैं, फिल्यूरा के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में मुख्य अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, यूरिया होता है। मूत्र के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, यूरिया होता है। फार्मूला क्या होता है, CO2 और NH2 इसका जो होती है फार्मूला होती है, NH2CO इसका फार्मूला होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट जो होती है, क्लोरोप्लास्ट एक हरित लवक है और इसी कारण पौधा हरा भरा होते हैं। जबकि हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें खाद्य पदार्थों को संग्रह करने के काम करता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है पौधों के रंगीन रखने के काम करता है, लाल पीला हरा गुलाबी ये सब रंगीन रखने के काम करता है। क्लोरोप्लास्ट हो गया हरा हो गया, ल्यूकोप्लास्ट भोजन को संग्रह, और क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो रंगीन रखने के काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 50 है हम लोग का, चलिए सेंचुरी पे आ गए हम लोग। जीवों के जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या होती है, तो जैव प्रक्रम कहलाती है। कोई जीव है उनको जीवित रहने की जो प्रक्रिया कहलाती है क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर में। देखिए नेक्स्ट हम अगला चैप्टर देखते हैं यहाँ पे, नियंत्रण समन्वय, ठीक ना, नियंत्रण समन्वय अगला चैप्टर हम लोग को नियंत्रण समन्वय है। आप लोग के 10th क्लास का अगला चैप्टर बायोलॉजी का नियंत्रण समन्वय है। यहाँ से भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, आप यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे भी 50 प्लस है ऑब्जेक्टिव रखे हैं, प्लस में हम 200 प्लस ऑब्जेक्टिव लेके आए, हर चैप्टर से 50 प्लस करके मतलब छांट के हैं। कहता जीवों में नियंत्रण समन्वय का कार्य जो करता है तंत्रिका और हार्मोन करते हैं। हम लोग के अंदर जो नियंत्रण का मतलब कोशिका है चाहे अंग है, उनको नियंत्रण करने का काम करता है, उसको समन्वय बोले संचालन करने का काम करता है। वो कौन काम करता है सर, तंत्रिका और हार्मोन करता है। क्या करता है, तंत्रिका और हार्मोन करता है। नेक्स्ट इसमें अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में नियंत्रण समन्वय के लिए कौन सा तंत्र जिम्मेदार होती है। नियंत्रण समन्वय के लिए तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जिम्मेवार होता है। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो होती है ना जिम्मेवार होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन है, तो एक्सॉन। जो न्यूरॉन इस तरह से होते हैं ना आप लोग के, जो न्यूरॉन इस तरह से बने होते हैं, खांचे जैसे बने होते हैं प्लस में तो इसके जो लंबा भाग होती है वो क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। क्या होता है, इस तरह से यहाँ भाग रहता है, एक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका संदेश किस रूप में प्रवाहित होती है, तो विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। तंत्रिका जो संदेश है सर, ठीक ना, तंत्रिका जो संदेश है किस रूप में प्रवाहित होता है, तो तंत्रिका जो संदेश को प्रवाह करता है विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में प्रवाह करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉनों के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं, जहाँ दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन इधर से हो गया एक न्यूरॉन इधर से हो गया, दोनों न्यूरॉन जो आपस में जो जुड़े होते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। बहुत भी क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन जो जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, सिनेप्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, सिनेप्स से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि त्वरित प्रतिक्रिया को
देखिए अगला क्वेश्चन है कि त्वरित जो प्रतिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जो त्वरित प्रतिक्रिया, जैसे आपको कोई सुई चुभाता है, तो सुई चुभाता है तो तुरंत आप लोग रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं भाई, उसको तुरंत एक चटा लगा देंगे। कोई आपको भाई साहब कोई मतलब स्पर्श करे, छुए, तो तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन देंगे कि कौन छू रहा है आपको। अगर कोई आपको भाई कीट है, इंसेक्ट है, काट रहा है, तो आपको तुरंत रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं। आग के सामने जाते हैं, आग के सामने, पानी के सामने जाते हैं, तो आप तुरंत उसका रिफ्लेक्स एक्शन देते हैं कि नहीं हमको थोड़ा ठंड लग रहा है, गर्म लग रही है। तो त्वरित प्रतिक्रिया को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो मेरुरज्जु। जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है उसका नियंत्रण जो करता है स्पाइनल कार्ड करता है। कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कार्ड करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि मनुष्य के मस्तिष्क के कितने भाग में बांटा गया है? तो मनुष्य के मस्तिष्क जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया हम लोग को अग्र मस्तिष्क होता है, एक पश्च मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है। यानी कि एक अग्र मस्तिष्क आगे के मस्तिष्क है, एगो बीच वाला मस्तिष्क है, एगो पीछे का मस्तिष्क है। कहता मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला जो भाग कहलाता है सेरिबेलम कहलाता है। जो मस्तिष्क होती है उनके संतुलन नियंत्रित करने वाला जो भाग है वो कहलाता है सेरिबेलम, वो कहलाता है सेरिबेलम। ठीक ना, सेरिबेलम कहलाता है, सेरिबेलम कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सोचने और बुद्धि का केंद्र जो होता है ना सेरिब्रम होता है। यानी कि सोचने के काम करता है, कोई चीज़ हम सोच रहे हैं, वहाँ पर थिंकिंग कर रहे हैं और चेतना कर रहे हैं, तो किसका काम है? सेरिब्रम का काम है, सेरिब्रम का काम होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि हृदय की गति और श्वसन को कौन नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा। श्वसन दर को पिछले चैप्टर में भी क्वेश्चन आया था कि श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? हृदय की गति को नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, श्वसन दर को भी नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रण करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? नली जो हम लोग के देखिए जो ग्रंथि मानव शरीर के अंदर में हो तो नलिका विहीन होती है, उसे अंत मैंने अंदर, शरीर के अंदर की ओर स्रावित होती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और नलिका विहीन होती है। जो बाह्य रूप से स्रावित करती है तो उसमें नली लगा होता है। जैसे हम लोग का मूत्र नलिका है तो उसमें ग्रंथि लगा है, बाहर की ओर है तो ग्रंथि होती है। हार्मोन कहाँ बनते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में जो हार्मोन का निर्माण होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर में ही निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि हार्मोन रक्त के माध्यम से कहाँ पहुँचते हैं? तो हार्मोन जो है ना रक्त के माध्यम से पहुँचते हैं लक्षित अंग, तो जहाँ यानी कि जिस अंग तक पहुँचाना होगा हार्मोन तो वहाँ पे मतलब पहुँचते हैं। हार्मोन को हम लोग को चारों तरफ पहुँचाने के काम कौन करता है? ब्लड जो होता है हार्मोन को शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाने के काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधों में नियंत्रण समन्वय जो होती है यह किसके द्वारा होता है? तो पादप हार्मोन। पौधों में भी पादप हार्मोन पाए जाते हैं। तो ये जैसे पौधे जो है ना वृद्धि करते हैं ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। पौधों के लंबाई में जो वृद्धि होती है ऑक्सीजन के कारण होती है। तो ये क्या है? पादप हार्मोन है जो नियंत्रण समन्वय का क्या करता है? काम करता है। तो पौधों में अभी नेक्स्ट आएगा भी नीचे क्वेश्चन। देखिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पे पौधों में, ठीक ना, कि पौधों में नियंत्रण और समन्वय किसके द्वारा होता है? तब पादप हार्मोन के द्वारा होता है, पादप हार्मोन के माध्यम से होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑक्सीजन हार्मोन किसमें सहायक होता है? तो कोशिका की वृद्धि में जो ऑक्सीजन जो होती है ना पौधों के लंबाई में कह सकते हैं, कोशिकाओं की वृद्धि कर सकते हैं, उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जिबरेलिन किस प्रक्रिया में सहायक है? जिबरेलिन जो होता है ना तने की लंबाई में वृद्धि करता है। जो तना होता है, जो तना होती है पौधों के, तो तने की लंबाई को क्या करता है? बढ़ाता है। उसमें जिबरेलिन जो होती है सहायक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एथिलीन किससे संबंधित है? तो फल पकने से संबंधित है। जो एथिलीन जो है ना फलों को पकाने में क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि साइटोकाइनिन का क्या काम होता है? साइटोकाइनिन का कार्य है कोशिका का विभाजन करना। जो हम लोग की कोशिका होती है ये इसको विभाजन करने का काम करती है, साइटोकाइनिन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग को 21 है कि थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि। जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका स्राव करती है थायराइड ग्रंथि करती है। कौन करती है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा होता है, इसे गलगंड रोग भी कहते हैं, ठीक ना, घेंगा है गलगंड कहते हैं। आयोडीन की कमी से होती है, ठीक ना, आयोडीन की कमी से। आयोडीन हमको कहाँ से प्राप्त होता है?
लेमनेरिया नामक शैवाल, लेमनेरिया 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 नेरिया लेमनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन किसे नियंत्रण करता है? तो रक्त में ब्लड, ठीक ना, रक्त में शर्करा यानी कि शुगर, रक्त में चीनी की मात्रा को, चीनी की जो मात्रा है उसको नियंत्रण करने का काम करता है इंसुलिन करता है, ठीक ना। शर्करा, शर्करा कह सकते हैं, चीनी भी नहीं, चीनी भी हम लोग एक प्रकार का शर्करा है, ठीक ना। रक्त यानी कि ब्लड शुगर को नियंत्रण करने का काम करता है इंसुलिन। इसका इंसुलिन का निकलता कहाँ से है? इंसुलिन निकलता है अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय के हम लोग का बीटा सेल, बीटा सेल से निकलता है हम लोग को, बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और यह नियंत्रण करता है कोशिका शर्करा का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होती है? तो मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की जो कमी होती है उससे कौन सा रोग होती है? मधुमेह रोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है कि एड्रीनलिन को क्या कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। एड्रीनलिन है ना, इसे लड़ो उड़ो कहते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं या फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, ठीक है ना। फाइट या फ्लाइट हार्मोन के इसको हम नाम से जानते हैं। लड़ो या तो भागो, ठीक है ना, लड़ो या भागो। जब कोई जैसे आपके सामने कोई शेर आ गया तो उसे लड़िए या तो भागिए आप, ठीक ना। तो उसी को कहते हैं एड्रीनलिन हार्मोन कहते हैं, लड़ो या उड़ो कहते हैं, ठीक ना। फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं, चाहे इसे आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। आपातकाल की स्थिति में ही उत्पन्न होता है, हमेशा उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एड्रीनलिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क की ग्रंथि से। जो एड्रीनलिन जो है वो निकलता कहाँ से है? अधिवृक्क की ग्रंथि से निकलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं या इसे पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन का प्रभाव कैसा होता है? तो धीमा परंतु दीर्घकालिक होती है। जो हार्मोन होती है इनका प्रभाव जो होती है धीमा होती है या दीर्घकालिक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र का प्रभाव कैसा होता है? तो तीव्र और अल्पकालिक होती है। तंत्रिका तंत्र का जो प्रभाव होता है वह तीव्र होती है, अल्पकालिक होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंच गए हैं हम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि, ठीक ना, ये दूसरा स्लाइड का 30 क्वेश्चन है। पहला स्लाइड में 50 क्वेश्चन था यहाँ, ठीक ना। अगला यहाँ क्वेश्चन है 30 नंबर की, पौधों में प्रकाश की ओर मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। जो पौधा होता है उसमें प्रकाश की ओर मुड़ जाना प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। या ऑक्सीजन किस कारण मुड़ जाता है पौधा? तो ऑक्सीजन के कारण ना पौधे जो है प्रकाश की गति की ओर मुड़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना वह गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। जैसे कोई पौधा का जड़ ना नीचे की ओर से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है यहाँ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि पौधों की गति किसके कारण होती है? तो वृद्धि के कारण जो होती है, पौधों की जो गति होती है ना वो वृद्धि के कारण होती है। किसके कारण होती है? वृद्धि के कारण होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का कोशिका शरीर क्या कहलाता है? तो साइटोन। जो न्यूरॉन होती हैं उनका जो कोशिका शरीर होता है वो क्या कहलाता है? साइटोन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? साइटोन कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिनेप्स में कौन सा रसायन कार्य करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर। जो सिनेप्स होती है उसमें कौन सा रसायन काम करता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर लगी होती है। यही हम लोग को न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है सिनेप्स के अंदर लगा होता है। सिनेप्स जो होता है दो न्यूरोनों को जोड़ने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मस्तिष्क की सुरक्षा किससे की जाती है? तो कपाल और कपालीय कपाल होता है और मस्तिष्क द्रव के माध्यम से मस्तिष्क की क्या होती है? सुरक्षा होती है, प्रोटेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है 30, ठीक ना, 36 है कि मेरुरज्जु कहाँ स्थित होता है? मेरुरज्जु स्तंभ में होती है, ठीक ना। कशेरुका स्तंभ में होता है, कशेरुका कोशिका के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का 37 है, थायराइड हार्मोन के चयापचय को, ठीक है ना, चयापचय को कैसे प्रभावित करते हैं? तो नियंत्रण करता है। क्या करता है ना? जो थायराइड हार्मोन का चयापचय को कैसे प्रभावित करता है? तो नियंत्रण के द्वारा उसको क्या करता है? प्रभावित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग का है कि हार्मोन किस मात्रा में प्रभावी होते हैं? तो अल्प मात्रा में कह सकते हैं कि हार्मोन जो है ना अल्प मात्रा में प्रभावित होते हैं। किस मात्रा में? अल्प मात्रा में प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन को और क्या कहते हैं? पादप हार्मोन को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन के नाम से जानते हैं। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे होती है, तो मस्तिष्क के आधार पर होता है, ठीक ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को मस्तिष्क के आधार पे होता है, मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है, तो पुरुष लैंगिक लक्षण से संबंधित है, या पुरुष मतलब, ठीक ना, टेस्टोस्टेरोन जो है ना पुरुष यानी कि हम लोग को पुरुष के जो वृषण होते हैं, जननांग ग्रंथि वृषण है, या वृषण के माध्यम से इसकी उत्पत्ति होती है। वृषण के माध्यम से क्या होता है, तो यहाँ वृषण से निकलता है, जो हम लोग को टेस्टोस्टेरोन से क्या निकलती है, वृषण के माध्यम से इसका उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एस्ट्रोजन किससे संबंधित है, स्त्री लैंगिक लक्षण से संबंधित है। जो एस्ट्रोजन है यह हम लोग को, ठीक ना, स्त्री एस्ट्रोजन का जो होता है ना, यह अंडाशय है, यह अंडाशय, अंडाशय से उत्पत्ति होती है, यानी कि ये कह सकते हैं ये हम लोग का फीमेल सेक्स हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुष सेक्स हार्मोन था, जबकि एस्ट्रोजन जो है हम लोग का फीमेल सेक्स हार्मोन है। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, तंत्रिका कोशिका जो होती है ना लंबी होती है और शाखा युक्त होती है। जो तंत्रिका कोशिका होता है लंबी होती है, शाखा युक्त होती है और सिनेप्स से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सिनेप्स, सिनेप्स से, सिनेप्स अभी पीछे आया था, सिनेप्स के माध्यम से जुड़ा होता है। और इसको नापने का काम कौन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर नापने का काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर 44 है कि नियंत्रण समन्वय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शरीर को संतुलन बनाए रखना। नियंत्रण समन्वय का मतलब होता है शरीर को क्या करना, संतुलन बनाए रखने का काम करती है। 45 क्वेश्चन है कि पौधों में तंत्रिका तंत्र क्यों नहीं होती है, पौधों में जो तंत्रिका तंत्र धीमी प्रतिक्रिया के कारण नहीं होती है, उनमें धीमी प्रतिक्रिया के कारण तंत्रिका तंत्र ज़्यादा विकसित नहीं होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रिया का लाभदायक क्यों है, प्रतिवर्ती क्रिया ना त्वरित सुरक्षा के लिए लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो कहलाता है सेरिब्रम कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो कहलाता है सेरिब्रम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि 48 है कि हार्मोन का रासायनिक स्वभाव जो होता है कैसा होता है, तो प्रोटीन, प्रोटीन को होती है, ठीक है। हार्मोन जो होता है उनके रासायनिक स्वभाव जो होता है प्रोटीन्स की होती हैं, या इसे एस्ट्रोवाइड बोलते हैं, क्या कहते हैं, एस्ट्रोवाइड कहते हैं। ऑक्सीजन कह रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है किस दिशा में अधिक एकत्रित होता है, तो अंधेरी दिशा में है। ये हम लोग को ना अंधेरी दिशा में लिखा है, ठीक ना, ये गलत बात लिखा है। ऑक्सीजन जो होता है हम लोग प्रकाश की दिशा में होता है, किस में होता है सर, प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, ठीक ना, प्रकाश की दिशा में मुड़ता है। चलते अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, अगले सेशन में चलते हैं, ठीक ना। बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर आप लोग के सामने हम देखिए। अब यहाँ पे हम लोग आ गए बायोलॉजी के नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक ना। ये अगला है जीवों में जनन। जीवों में जनन से हम लोग यहाँ से भी देखेंगे, 50 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, VBA देखने वाले हैं। चलिए आप इसको हम लोग बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं। जीवों में जनन से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसमें नए जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक ना। जनन क्या होते हैं, जिसमें नए जीव की उत्पत्ति होते हैं, और नर और मादा जो है इसमें भाग लेते हैं और गैमेट का निर्माण करते हैं, युग्मक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि जनन जीव की प्रजाति की निरंतरता के लिए आवश्यक है। जनन क्यों जरूरी है, तो उनके प्रजाति की निरंतरता के लिए जरूरी होता है। जनन होते हैं दो प्रकार के, एक अलैंगिक होता है, एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन बोले तो जिसमें केवल नर भाग लेते हैं या मादा भाग लेती हैं, और ये इसमें जीव न हम शकल का निर्माण होता है, फोटोकॉपी का निर्माण होता है। और यह एक लिंगी हो सकते हैं अलैंगिक जनन, या कह सकते हैं कि इसमें क्लोन बनता है। जबकि लैंगिक जनन होता है इसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा, और उनका युग्मक संलयन के बाद ना इसमें जाइगोट बनेगा, तब भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन जो होते हैं इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक, अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में युग्मक नहीं बनता है, ठीक ना, युग्मक। इसमें गैमेट जो है जाइगोट, जाइगोट जो है इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में केवल कोशिका के विभाजन हो जाता है, फिर जनन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान जनक के समान होते हैं, यानी कि जितना मातृ कोशिका का डीएनए, जो मातृ कोशिका के डीएनए होगा, डीएनए होगा, मातृ कोशिका का डीएनए होगा वही होगा, उनके डॉटर सेल का भी डीएनए होगा, डॉटर सेल के भी डीएनए वही होगा। यानी कि अलैंगिक जनन जो होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं इसमें उत्पन्न जनक जो होते हैं, उत्पन्न संतान जो होते हैं अपने, ठीक ना, माता पिता के समान होते हैं, एकदम जनक के समान होते हैं। अलैंगिक जनन को हम लोग क्लोनिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। सबसे पहले क्लोन जो होता है ना भेड़ का बना था, किसका, भेड़ का, कौन सा भेड़, डॉली भेड़ का बना था। कब बना था, तो 1996 में बना था, और इलियान बिलमेंट ने बनाए थे, इलियान बिलमेंट ने बनाए थे। भारत में कहाँ पे क्लोन बनता है, तो करनाल, करनाल हरियाणा में, करनाल ना, गलती लिख दिया ना, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा में भारत में क्लोन बनता है।
अमीबा में जनन जो होती है द्विखंडन होती है। कैसा होता है? अमीबा में जो जनन प्रक्रिया होती है द्विखंडन होती है। क्या होती है? द्विखंडन प्रक्रिया से जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। जो पैरामीशियम होता है उनमें अनुप्रस्थ द्विखंडन प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 है कि खमीर में जनन जो होता है ना, खमीर के अंदर जो होता है मुकुलन होता है, जिसे कलीकरण कहते हैं। जो खमीर होता है उसमें जो जनन होता है कैसा होता है? कलीकरण होती है, उसे मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन कलीकरण से होती है। जो हाइड्रा जो होता है इसमें भी हम लोग का देखिए, हाइड्रा में कलीकरण के माध्यम से होता है और हाइड्रा में हम लोग कह सकते हैं तो विखंडन भी वो प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अस्पाइरोगैरा में जो जनन होता है खंडन के द्वारा होता है। अस्पाइरोगैरा ना खंडन का एग्जाम्पल है। खंडन अलैंगिक जनन का क्या होता है? एग्जाम्पल होता है। देखिए अस्पाइरोगैरा देख लिए, अस्पाइरोगैरा में जो जनन होता है खंडन होती है। नेक्स्ट है कि फंगस में जनन जो होती है विषाणु के द्वारा होती है। फंगस में जो जनन होती है किसके माध्यम से होती है? विषाणु के माध्यम से होती है। फंगस में जो जनन होता है विषाणु के माध्यम से होती है। नेक्स्ट अगला है कि बीजाणु सूक्ष्म और हल्के होते हैं। बीजाणु कैसे होते हैं? सूक्ष्म और हल्के होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राइजोबस में जीवाणु बनते हैं। राइजो जो बस होते हैं उसमें क्या बनते हैं? जीवाणु का निर्माण होता है, जीवाणु बनते हैं। तो अभी राइजोबस देख रहे थे। राइजोबस में क्या होता है? जीवाणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, वनस्पति प्रवर्धन अलैंगिक जनन द्वारा होता है। जो वनस्पति प्रवर्धन होता है वो अलैंगिक जनन होती है, उसमें कायिक जनन होता है। क्या होता है? कायिक जनन होता है। आलू में जनन जो होती है ताना के माध्यम से होती है। आलू में जो जनन होता है वो किसके माध्यम से होती है? ताना के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ब्रायोफिल्म में जनन होती है पत्ती के माध्यम से। ब्रायोफिल्म जिसे पत्थर चट्टा बोलते हैं और इसमें पत्ती के माध्यम से जनन होती है, ठीक ना। गन्ना में तने के, जो गन्ना हम लोग का है उसमें तने के द्वारा उगता है। तना को काट करके तब उसको हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं गन्ना को। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि अलैंगिक जनन जो होता है तीव्र क्या होता है? तेज होता है। जो अलैंगिक जनन होती है वो तीव्र प्रक्रिया होती है और सरल होता है। क्या होता है? तीव्र होती है प्लस में सरल प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अलैंगिक जनन में विविधता यानी कि वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी कि विविधता देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें संतान जो होते हैं अपने पैतृक के समान, माता पिता के समान ही उगते हैं, निकलते हैं। तो वो होता है, इसमें कोई विविधता वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे लैंगिक जनन में चलेंगे। अब यहाँ से हम लोग लैंगिक जनन पे बात करने वाले हैं। लैंगिक जनन से आने वाले सारे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? लैंगिक में 2 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनक में नर और मादा युग्मक बनता है, यानी कि नर गैमेट को हम लोग कहते हैं शुक्राणु कहते हैं, मादा गैमेट को हम लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि निषेचन से जाइगोट बनता है। जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, यानी कि जब एक मेल का शुक्राणु और एक फीमेल के शुक्राणु का जब युग्मक संलयन होती है, क्या होती है बाबू? युग्मक संलयन होता है, तब क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होती है। क्या बनती है? जाइगोट बनती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि युग्मनज से क्या बनता है? भ्रूण का विकास होता है। जो युग्मनज है एक से क्या बनता है? भ्रूण का क्या होती है? विकास होती है, भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होती है। मनुष्य के अंदर आंतरिक निषेचन होती है, जबकि बताइए मेढक में कैसा निषेचन होता है? मेढक में ना बाह्य निषेचन होता है। मेढक के अंदर हो गया, मच्छर के अंदर हो गया, मछली में हो गया, उनमें बाह्य निषेचन होती है। क्या होती है? बाह्य निषेचन होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए लिखेंगे, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, जबकि मनुष्य में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। देखिए जिनमें बाह्य निषेचन होता है इनमें जो इनके जो भ्रूण हो गए, इनके जो मतलब टेडपोल होगा, इनके जीने की क्षमता बहुत कम होगा। जबकि मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है तो इनके भ्रूण के जीने की क्षमता जो 100% अधिक होगा, ठीक है ना। इनके भ्रूण बहुत कम ही जीते हैं, ठीक है ना। मेढक का भ्रूण टेडपोल हो गए कम ही जीता है, लेकिन मनुष्यों में जो आंतरिक निषेचन होता है तो उनका अंडाणु भ्रूण का जीने की क्षमता जो होते हैं 100% अधिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु नर युग्मक कहलाता है, जबकि अंडाणु जो होती है मादा युग्मक कहलाती है। यानी कि नर युग्मक जो होते हैं हम लोग का शुक्राणु कहलाता है, मादा युग्मक जो होती है अंडाणु कहलाती है। शुक्राणु जो है ना पुंछ युक्त होता है। हम लोग के इस प्रकार के शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु जो इस तरह से रहता है, आगे वाला जो हेड होती है पिछवा जो होता है उसका इस तरह से पुंछ होता है। क्या होता है? पुंछ होती है। और लगभग में एक बार में 5 माइक्रोन के बराबर, ठीक है, 5 माइक्रोन के बराबर शुक्राणु बाहर निकलता है। एक बार में शुक्राणु कितना बाहर निकलता है? 5 माइक्रोन
के बराबर, जो 30 से 35 करोड़ की संख्या में होती है। 30 से 35 करोड़ शुक्राणु एक बार में निकलती है 5 माइक्रोन के बराबर। पीछे वाला जो उसका होती है कहलाती है हम लोग को पूंछ कहलाती है। आगे की सिरा उसका क्या कहलाती है? टेल कहलाती है। सॉरी सर, हेड कहलाती है। क्या कहलाती है? हेड कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग को कि अंडाणु में भोजन कहाँ पे? अंडाणु जो होते हैं ना, अंडाणु में भोजन का संचय होता है। अंडाणु के अंदर भोजन का संचय रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 30 है कि लैंगिक जनन में विविधता उत्पन्न होती है। वेरिएशन, जो लैंगिक जनन होता है एक प्रकार के वेरिएशन उत्पन्न होता है, विविधता उत्पन्न होती है। क्या होती है? वेरिएशन। वेरिएशन देखने को मिलता है, विविधता देखने को मिलता है, वैरायटी, क्योंकि हम एक अलग प्रकार के वैरायटी हैं, आप लोग एक अलग प्रकार के वैरायटी हैं, तो हर कोई अलग प्रकार के वैरायटी है, क्योंकि मानव के अंदर ना विविधता देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 33 है कि विविधता का विकास, विविधता जो है ना, विविधता विकास का आधार होता है। जो विविधता जो होती है वो विकास का क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? विकास का आधार होता है। और विविधता क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि मानव के अंदर भाई सब अर्धसूत्री विभाजन होती है। कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया होती है। पौधों में पराग कण निषेचन से पहले बनते, जो पौधा होता है, पौधा में जो पराग कण होते हैं वो निषेचन से पहले ही तैयार होते हैं, निषेचन से पहले तैयार होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि परागगण जो है, परागकणों के स्थानांतरण कहलाता है। जो परागगण है, जैसे मान लो कोई यहाँ पे बता दी पौधा है ये उसका ओवरी वाला भाग है, ये उसका वर्तिकाग्र है, ये हम लोग का पराग कोश है। तो ये पराग कोश के अंदर हजारों की संख्या में पराग कण होते हैं। यह पराग कण जब वर्तिकाग्र तक जाता है तो इसी को हम लोग पराग गण कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग गण का स्थानांतरण कहते हैं। इसको पराग गण का स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निषेचन जो होती है अंडाशय में संपन्न होती है। कहाँ पे होती है? अंडाशय में संपन्न होती है। बीज निषेचन से, बीज जो है निषेचित अंडाणु से बनता है। बीज कहाँ से बनता है? निषेचित अंडाणु से बनता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फल निषेचित अंडाशय से बनता है। जो फल का विकास, देखिए हम लोग को जो अंडाशय जो होता है, जिस इस प्रकार से हम लोग का एक पतला सा नली होती है जिसे वर्तिका बोलते हैं। ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाती है, नीचे अंडाशय होता है। तो जो इसका अंडाशय होता है, अंडाशय जो है ना फल का निर्माण करता है, फल का निर्माण करती है। जबकि जो बीजांड होता है सर, बीजांड होता है, बीजांड ना बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? बीज का। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं, किशोरावस्था से संबंधित हार्मोन के बारे में हम लोग चलते हैं। क्या क्या हार्मोन का उत्सर्जन होती है? जनन क्षमता किशोरावस्था में विकसित होता है। अरे एक बॉयज के देखे किशोरावस्था का टाइम देखे तो उनका होता है भाई, ठीक ना, 16 साल, ठीक ना, कितना होता है? 15 से 16 साल होती है। एक गर्ल्स का किशोरावस्था देखे तो उनका होता है 13 से 14 साल, 13 से 14 साल होती है। किशोरावस्था में हार्मोन जो होते हैं ना सक्रिय हो जाते हैं और द्वितीयक लैंगिक गुणों का विकास हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर जनन हार्मोन होता है, नर सेक्स हार्मोन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग का अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन जो होती है मादा सेक्स हार्मोन होती है, मादा हार्मोन होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक धर्म जो स्त्रियों में होता है, मानसिक धर्म जो होता है स्त्रियों में होता है लगभग में 1 मंथ का, ठीक है ना। 1 मंथ का मतलब यह साइकिल होता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, 1 मंथ का होता है, ठीक है ना। मानसिक धर्म लगभग 28 दिन का होती है। कितना? लगभग में ना 1 मंथ बोले तो 28 दिन का होती है। कितना का होती है बाबू? 28 दिनों का होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु जो है ना वृषण में बनते हैं। जो शुक्राणु हो है ये आपका नर शुक्राणु जो होते हैं कहाँ बनते हैं? तो वृषण, टेस्टिस में बनते हैं। और यह वृषण जो होता है मानव का सबसे नाजुक पार्ट होता है। और मानव बोले तो पुरुष का सबसे नाजुक पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंडाणु जो है ना अंडाशय में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बाबू? अंडाशय में। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है, जनन अंगों का विकास हार्मोन नियंत्रित करते हैं। जो जनन अंगों का जो विकास होता है ना वो हार्मोन का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का लैंगिक जनन धीमी प्रक्रिया होती है, जबकि अलैंगिक का लिखवाए थे, अलैंगिक जो होता है ना तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र। जबकि लैंगिक जनन होता है वो धीमी प्रक्रिया है, प्लस में जटिल भी है। क्या है? जटिल भी, प्लस में जटिल है। जब ठीक ना जटिल प्रक्रिया होती है। तीव्र कौन होता है? तीव्र होता है अलैंगिक होता है, सरल होता है। मनुष्य जो होता है वीवी पेरस जीव है। वीवी पेरस का मतलब क्या होता है? 1 से अधिक बार प्रजनन कर सकते हैं। मनुष्यों में प्रजनन की जो क्षमता होती है, मनुष्य में प्रजनन की क्षमता होती है 1 से अधिक बार हो सकता है, इसलिए वीवी पेरस बोलते हैं। क्या कहते हैं? वीवी पेरस बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अंडे देने वाले जीव ना ओविपेरस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओविपेरस कहलाते हैं। और बेबीपेरस के मतलब ये भी कह सकते हैं कि इनमें हम मतलब बच्चे पैदा करते हैं। जो मनुष्य स्तनधारी होते हैं और इसमें बच्चे का जन्म होता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि जीवों में जनन जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया के लिए जरूरी होता है। जीवों में जनन जो होता है जीवों के जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगला चैप्टर पे, अगला स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है, बायोलॉजी का अगला चैप्टर है आनुवंशिकता, हेरिडिटी है, और यहाँ से भी हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। और चलिए आप लोग को समझाते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो हम लोग को यहाँ पे हेरिडिटी से बनने वाले क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता क्या होता है। तो माता पिता से संतानों में गुणों का स्थानांतरण कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहते हैं। ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकता का जनक कहते हैं ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रयोग किस पौधे का प्रयोग किए थे आनुवंशिकता के लिए। तो मटर के पौधों को, ठीक ना, प्रयोग किए थे, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम सटिवम। पाइसम सटिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने कितने जोड़ी विरोधी लक्षण चुने हैं। तो 7 जोड़ी। मेंडल जो है ना 7 जोड़ी विरोधी लक्षण को क्या किए, चुने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जीन क्या होते हैं। तो गुणों की इकाई है। जीन जो होती है गुणों की इकाई होती है। क्या होती है, गुणों की इकाई होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के लिए ना इतना सारा जब मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ही कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक लाइक ना किए तो लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा शेयर भी कर देना अपने जो आप लोग के नज़दीक के जो मतलब होंगे, आपके जाने पहचाने होंगे, जो 10th क्लास के एग्जाम इंसान देने वाले हैं, तो उनके पास जरूर इसे शेयर करके पहुँचा दीजिएगा क्लास को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जीन की इकाई कहाँ स्थित होती है। तो गुणसूत्र। जीन कहाँ पर स्थित होती है। तो गुणसूत्र पर होता है। क्या होता है, गुणसूत्र पर स्थित होता है। जीन जो होता है गुणसूत्र पर। और जीन जो है ना गुणसूत्र की इकाई कहलाती है। जीन क्या कहलाती है, गुणसूत्र की इकाई कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र किससे बने होते हैं। तो डीएनए और प्रोटीन के बने होता है। जो गुणसूत्र होते हैं हम लोग का डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का जो नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है। डीऑक्सी राइबोस का होता है न्यूक्लिक एसिड होती है। और ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लक्षण किससे संबंधित है। तो जीव का दिखाई देने वाला, जो जीव में दिखाई देने वाला गुण होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है। तो एलील कहलाता है। एलील जो होता है जीवों का क्या होता है, वैकल्पिक रूप कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। जो संकरण में प्रकट होते हैं, जो संकरण में प्रकट होते हैं उसे प्रभावी लक्षण के नाम से जानते हैं। अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। जो संकर में दब जाता है, जो संकरण में दब जाते हैं उसे अप्रभावी लक्षण, यानी कि जो लक्षण हम लोग के शरीर में दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण बोलेंगे, और जो दब जाता है लक्षण उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जाति किसे कहते हैं। समान जीन वाले, जिनमें समान जीन है उसे कहते हैं शुद्ध जाति के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संकर किसे कहा जाता है। भिन्न जाति वाले जीवों को संकर कहते हैं, ठीक ना। जिसमें भिन्न प्रकार के गुण देखने के लिए मिलता है उसे हम लोग कहते हैं संकर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। एक अगला क्वेश्चन है कि एकल संकरण में कितने लक्षण होते हैं। तो एक होता है। एकल संकरण में जो लक्षण होती है वो एक होता है। क्या होता है, एक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि द्विलक्षणी संकरण में कितने लक्षण पाए जाते हैं। द्विलक्षणी में 2 संकरण पाए जाते हैं। अगला है कि मेंडल का प्रथम नियम जो है ना प्रभुत्व का नियम कहलाता है। मेंडल का जो प्रथम नियम होता है वो किसका नियम कहलाता है, प्रभुत्व का नियम कहलाता है। प्रभुत्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का द्वितीय नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल का द्वितीय नियम कहलाता है हम लोग का पृथक्करण का नियम। मेंडल के द्वितीय नियम जो कहलाता है पृथक्करण का नियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पृथक्करण का नियम कहलाते हैं। पृथक्करण का नियम मेंडल का जो द्वितीय नियम कहलाता है वो पृथक्करण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है। पृथक्करण का नियम कहलाता है। नेक्स्ट अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेंडल का तृतीय नियम क्या कहलाता है। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहलाता है। जो मेंडल का तृतीय नियम होता है वो स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहलाता है। अगला है कि F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है, वो प्रभावी लक्षण होता है। जो F1 पीढ़ी होती है, F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट होता है, तब प्रभावी लक्षण पैदा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि F2 पीढ़ी में लक्षण का जो अनुपात होती है 3:1 होता है। F2 पीढ़ी में जो लक्षण का अनुपात होते हैं 3:1 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि जीनोटाइप अनुपात क्या होती है। जीनोटाइप का अनुपात होता है 1:2:1 होती है। 1:2:1 होती है जीनोटाइप का अनुपात होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि फिनोटाइप किसे कहते हैं। बाह्य रूप से दिखने वाला गुण जो होते हैं ना फिनोटाइप कहलाती है। बाह्य रूप से दिखने वाला जो गुण कहलाती है वो फिनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जीनोटाइप किसे कहते हैं। जीनों की संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जो जीन की संरचना होती है उसी को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में गुण की विविधता क्यों होती है। लैंगिक जनन में जो गुण की विविधता होती है जीनों की पुनः संयोजन से होता है, जीनों के पुनः संयोजन से होता है, जीनों की पुनः संयोजन से होती है। मानव में गुणसूत्री की संख्या जो होती है 46 होती है। मानव में जो गुणसूत्री की संख्या होती है कितनी होती है? 46 होती है। क्या होती है? 46 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मानव में कितनी जोड़े गुणसूत्र होते थे? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र से होता है? तो वह पिता के क्रोमोसोम XY से निर्धारण होता है, ठीक ना, XY से निर्धारण होता है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं? XY होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र जो होते हैं XX होती है। क्या होती है? XX होती है। नेक्स्ट अगला होगा कि लिंग निर्धारण में किसका भूमिका होता है? तो पुरुष की गुणसूत्र की भूमिका होती है। उत्परिवर्तन क्या होता है? तो डीएनए में अचानक परिवर्तन का कहलाती है उत्परिवर्तन कहलाती है। इसको क्या बताए थे? कौन से वैज्ञानिक बताए थे? हुगो डी ब्रिज बताए थे। क्या बताया था? हुगो डी ब्रिज जो है उत्परिवर्तन के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं, हुगो डी ब्रिज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि विविधता किसे कहते हैं? तो व्यक्तियों में जो वैरायटी उत्पन्न होती है, जो वेरिएशन देखने को मिलता है वही विविधता कहलाती है। विविधता का मुख्य लक्षण होता है लैंगिक जनन। विविधता का मुख्य लक्षण क्या होता है? लैंगिक जनन होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं? समान आकार वाले गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कब दिखता है? तो समजात अवस्था में अप्रभावी लक्षण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्बिनिज्म किस प्रकार का लक्षण है? तो अप्रभावी लक्षण है। एल्बिनिज्म जो है ना एक प्रकार का अप्रभावी लक्षण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रंगधानता, ठीक ना, रंगधाता किससे संबंधित है? तो लिंग गुणसूत्र से होता है। रंगधानता जो होता है लिंग गुणसूत्र से संबंधित होता है, ठीक ना। रंगधानता बोले तो ठीक ना वर्णधाता के नाम से इसको भी जानते हैं। क्या? तो वर्णधाता जिसमें हम लोग रेड कलर, ठीक ना, लाल कलर और हरा रंग को नहीं देख पाते हैं, जिसमें ना, ठीक ना, रंगधानता बोले तो कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस मतलब रेड कलर और हरा कलर, ग्रीन कलर को हम लोग देखने में असक्षम हो जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रंगधानता। एक गुणसूत्र से ही मतलब होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो अनुवांशिक रोग है, ठीक ना। इसे शाही रोग भी कहते हैं, हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं और अनुवांशिक रोग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकता रोग कैसे होता है? दोषपूर्ण जीन रोग है, ठीक ना, दोषपूर्ण जीन रोग होती है। अगला क्वेश्चन है उत्क्रांति किसे कहा जाता है? जीवों में क्रमिक परिवर्तन कहलाती है, उत्क्रांति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्क्रांति का प्रमाण क्या कहलाती है? तो जीवाश्म कहलाती है। उत्क्रांति के जो प्रमाण होती है वो जीवाश्म कहलाती है। क्या कहलाती है? जीवाश्म कहलाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म क्या होते हैं? प्राचीन जीवों के अवशेष कहलाते हैं जीवाश्म। प्राचीन जीवों के अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि समजात अंग क्या दर्शाते हैं? समान उत्पत्ति। समजात अंग जो है ना समान उत्पत्ति को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समान कार्य अंग क्या कहलाते हैं? समान अंग क्या दर्शाते हैं? तो समान कार्य को दर्शाते हैं। समान कार्य अंग जो है ना समान कार्य को दर्शाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने। उत्क्रांति की इकाई कहलाती है जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में विविधता का जो लाभ होता है अनुकूलन में सहायक। जीवों में विविधता का जो लाभ होती है अनुकूलन में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगर हम लोग को 51 क्वेश्चन रखें इसमें। अगला है कि डीएनए की प्रतिकृति कब बनती है? तो कोशिका विभाजन से पहले बनता है। अगला है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जो होते हैं अधिक विविध होते हैं। लास्ट हम लोग को क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता और उत्क्रांति का संबंध जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग को 200 प्लस 4 गो चैप्टर थे, चारों चैप्टर से 200 प्लस ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम यहाँ पे दिए। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिएगा। आप लोग फीडबैक दीजिए कि आप लोग को एक कैसा ऑब्जेक्टिव सेशन लगा। ये सारे बायोलॉजी के पूरे मतलब जितना बायोलॉजी चैप्टर 4 चैप्टर एनसीईआरटी में दिए थे और चारों चैप्टर के आप लोग के सामने देखिए भंडारा हम कर दिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और एक नया बेस्ट रिजल्ट देने का प्रयास करिएगा।